गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैप्टन जिले सिंह एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम भीम है और मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स टीच करूँगा। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये जो क्लासेस बनाई जा रही हैं उन बच्चों के लिए है जो जिन्होंने 10th पास किया है अभी और 11th में एडमिशन लिया। एज वेल एज ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल है जो 12th के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो IIT हो या मेडिकल में नीट एम्स हो, और कई बच्चे डिफेंस का एग्जाम देते हैं, NDA, नेवी, एयरफोर्स, उन सब एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आपका इस वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हम डिटेल कंसेप्ट पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस को पढ़ते हैं, साथ ही साथ उसमें कैसे उसको शॉर्टकट वे से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसको इजी वे से हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में बताई जाएंगी। तो आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे। तो देखिए आज जो आपका टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसका आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सिलेबस करवाया जाएगा डिटेल में, कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया जाएगा कि कंपटीशन में जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको करना है। NCERT आपको सारी सॉल्व करवाई जाएगी और हमारी तरफ से आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आप उसके भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे से कंसेप्ट को समझें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो आज आपको टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि हमें एक स्ट्रेट पाथ में जाना है। ठीक है, आपका एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं काइनामेटिक्स। ठीक है, काइनामेटिक्स के अंदर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक आता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए काइनामेटिक्स होता क्या। ठीक है, और उसके अंदर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसका क्या मतलब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं काइनामेटिक्स के बारे में आपको बताया गया है। देखिए काइनामेटिक्स क्या बोला गया है, इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग टू इट्स कॉजेस। देखिए दो चीज होती है, मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स में दो चीज होती है, काइनामेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है, कोई मुझसे पूछे मैकेनिक्स क्या है तो मैं बोलूंगा मोशन की स्टडी करना मैकेनिक्स है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। हमारे पास एक टर्म है मैकेनिक्स, इसके दो सब पार्ट है, एक है काइनामेटिक्स, ठीक है, और दूसरा है आपका कौन, डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स, दोनों का आप समझिए। मैकेनिक्स में आप मोशन की स्टडी करते हो, इसका मतलब काइनामेटिक्स और डायनामिक्स में भी आप इसकी स्टडी करेंगे मोशन की। बट फर्क है क्या, काइनामेटिक्स में आप मोशन की स्टडी करते हो पर आपको ये नहीं पता होता कि ये मोशन होने का रीजन क्या है। लाइक एक बस स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, ठीक है, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ठीक है, मैंने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल ने पैराबोलिक पाथ बनाया, पैराबोलिक पाथ बनाना मतलब 2D होता है। ठीक है, ये हो रहा है, ये हो रहा है बिना रीजन जाने उसकी स्टडी करना काइनामेटिक्स। पर ये जैसे बस मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, मुझे पता है, ठीक है, कि ये स्ट्रेट पाथ में जा रही है, वन डायमेंशन में जा रही है, तो इसका रीजन कौन है, मतलब हम कह सकते हैं जो इसका इसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, काइनामेटिक्स में। बट जब आप ये पढ़ने लग जाओ कि ये जो भी मोशन हो रहा है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, तो वो किस में आ जाता है, डायनामिक्स में। आई होप यहां से आप मैकेनिक्स क्या है, काइनामेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है उसको आप समझ पा रहे हो। मैकेनिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी होती है, काइनामेटिक्स में भी मोशन की स्टडी होती है, पर आपको कॉज नहीं पता, आपको रीजन नहीं पता कि जो भी मोशन हुआ है वो क्यों हुआ है। डायनामिक्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे आगे जाकर फिजिक्स में आप डायनामिक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये हो रहा है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो फिलहाल काइनामेटिक्स को समझना, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन काइनामेटिक्स का सेक्शन। तो बिना कॉज जाने, ठीक है, किसी मोशन की हम स्टडी कर रहे हैं उसको काइनामेटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट लाइन है, दिस चैप्टर डील विद द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलाइन मोशन।
ठीक है, या तो स्ट्रेट लाइन है या रेक्टिलाइन मोशन है, आप इन्हीं की स्टडी करेंगे। मतलब अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो मेरे लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक्स वाई और जेड। मैं मेरी पोजीशन चेंज करूं, ठीक है, और पोजीशन चेंज करने पर 3 कोऑर्डिनेट में से अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, सुन लीजिए दोबारा, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मेरे पोजीशन चेंज करने पर 3 में से कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए तो मैं बोलूंगा मेरा मोशन 1 डायमेंशनल है, या मैं बोलूंगा मैं स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा हूं, मेरा मोशन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आपका जवाब क्या रहेगा, आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशनल मोशन। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता है दिस मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे लिए मोशन क्या होगा, समय बीतने के साथ अगर मेरी पोजीशन, मेरी जगह नहीं बदल रही तो मैं रेस्ट पे हूं। समय बीतने के साथ अगर मेरी पोजीशन नहीं बदल रही तो मैं रेस्ट पे हूं, पर समय बीतने के साथ अगर मेरी पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, आपका मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप माने जाएंगे कि आप मोशन में। देखिए अभी आपने जैसे कि पढ़ा कि काइनेमैटिक्स में आप मोशन के टाइप को स्टडी करते हो, मोशन के कॉज को, कारण क्या है उसको स्टडी नहीं करते। जैसे कि आपको दिख रहा है हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप लिखे हुए, 1D 2D 3D, ठीक है। 1 डायमेंशन आपको जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए 1D 2D और 3D को जानना बड़ा इजी है, ठीक है, काफी आसान तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि 1 डायमेंशन मोशन क्या है, 2D क्या है, 3D क्या है। हम यहाँ पर 3 टाइप के मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मोशन 1 डायमेंशनल, ठीक है। अब 1 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करें, पॉइंट नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन। क्या कंडीशन दे रहा है, कंडीशन आपको दी जा रही है, आपका जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर नहीं हो सकता, जिगजैग नहीं हो सकता, आप स्पेस में, ठीक है, नहीं चल सकते, ठीक है। मतलब 1 डायमेंशनल मोशन की कंडीशन है, आपको सिर्फ किस पर जाना है, स्ट्रेट लाइन में। चलो एक बात समझ आती है, स्ट्रेट लाइन में जाना है। सेकंड देखिए, when only 1 coordinate, आप यहां पर इसको ढंग से देखिए क्या लिखा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट जो है, when only 1 coordinate of the position of a body change with time, then it is said to be 1 dimensional। मतलब सिंपल सा है, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 में से सिर्फ एक बदले, अगर आप चलना शुरू करें और 3 में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बदले तभी आप कह सकते हैं कि आप 1 डायमेंशनल मोशन में। अगर 2 बदल गए तो आप 2 डायमेंशनल में हो जाएगा, अगर 3 बदल गए तो आप किस में हो जाएंगे, 3 डायमेंशनल। मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाऊंगा अभी। हाँ, आप ये देख सकते हैं जो एग्जांपल लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है, मोशन किसका, कार का, पर रोड कैसा है, स्ट्रेट, सर्कुलर आप नहीं ले सकते, वो आपको पता चलेगा अभी, ठीक है। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी बिल्कुल सीधा आती है, ऐसे 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 करके नहीं आती, बिल्कुल सीधा आती है, स्ट्रेट पाथ का यूज करके। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको विजुअलाइज हो जाए उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं। सपोज करिए यहां पर एक स्ट्रेट पाथ, ठीक है, और इस स्ट्रेट पाथ के ऊपर ये आदमी चले, ठीक है। मैंने इसके कोऑर्डिनेट को चेक करना चाहा कि x y z में इसकी पोजीशन क्या होगी, तो मुझे पता चला कि x में ये 0, y पे ये 0 और z पर भी ये 0 पे था, मीन टू से ये ओरिजिन पे था, ठीक है। कुछ देर के बाद ये यहां से मूव करता हुआ इधर पहुंच गया,
ठीक है। अब मैंने इसकी कोऑर्डिनेट को चेक करना चाहा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो मुझे पता चला यहाँ पर 0 की जगह 5 आ गया है, क्योंकि x एक्सिस में वो कितनी दूरी तय कर चुका था, 5 मीटर, ठीक है। y में वो किस पोजीशन पे है, 0 पे, और z पे भी वो किस पोजीशन पे है, 0 पे। तो आप देख सकते हैं 3 कोऑर्डिनेट थे, 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ कौन सा चेंज हुआ, ये वाला, सिर्फ एक चेंज हुआ। तो 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक चेंज हो तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मोशन है वो कैसा है, 1 डायमेंशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बड़ा सिंपल है। 3 कोऑर्डिनेट है, 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा है आपके चलने के बाद, है ना, तो वो आपका 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं आपको दिख रहा होगा। 2 डायमेंशनल जो यहां पर आपको दिखाया गया, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। लिखा है मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब समझ नहीं आता, प्लेन वर्ड क्या है। ठीक है, मेरे पीछे जो ये स्क्रीन है ये 2D है, मीन टू से ये प्लेन है। एक प्लेन वो होता है जो 2 एक्सिस से मिलके बनता है। ठीक है, या तो वो x और y हो सकती है, या वो y और z हो सकती है, ठीक है, या वो z और x हो सकती है। ठीक है, मतलब यहां पर प्लेन वर्ड से क्या मतलब है, प्लेन वर्ड से मतलब है कि प्लेन जो है वो 2 एक्सिस से मिलके बना होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज मेड बाय 2 एक्सिस। ठीक है, एक प्लेन क्या है, सिंपल, आपके घर में एक सिंपल जो दीवार आप देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर 2 एक्सिस है, या तो x y या y z या z x, आप जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन का मतलब क्या, प्लेन वर्ड का मतलब है व्हिच इज मेड बाय 2 एक्सिस। ठीक है, व्हिच इज मेड बाय 2 एक्सिस, और इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसके हमेशा 2 कोऑर्डिनेट बदलेंगे। ठीक है, उसके हमेशा 2 कोऑर्डिनेट बदलेंगे। x और y बदल सकता है इकट्ठा, x y z 3 है, उसमें से x और y बदल सकता है, z नहीं बदलेगा, या y और z बदलेगा तो x नहीं बदलेगा, या x और z बदलेगा तो y नहीं बदलेगा। तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, जब भी आप इस पर प्लेन पर, तो आपके कितने कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, 2। और इसी वजह से ये क्या माना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है ना, तो प्लेन वर्ड से समझे। ठीक है, ये 2 एक्सिस से मिलके बना होता है। इट इज मेड बाय 2 एक्सिस, इट इज मेड बाय 2 एक्सिस। ठीक है, और याद रखें प्लेन 2D ही होता है। प्लेन क्या होता है, 2D। तो जो लाइन आपके सामने है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, when 2 coordinate of the position of a body change, कितने कोऑर्डिनेट्स लिखे गए हैं, 2। ठीक है, आपके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, ठीक है, समय के साथ, टाइम के साथ आपके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे यहां पर बोला है कि सर्कुलर पाथ में टर्न लेना, इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, या बिलियर्ड्स बॉल्स आप खेलते हैं, ये भी हो सकता है। जहां बिलियर्ड बॉल्स आप खेलते हैं जिस सरफेस पर, है ना, वो दरअसल 2 एक्सिस का बना होता है। आई होप कि आपने बहुत सारी जगह उसको देखा होगा। और सर्कुलर मोशन में चलना भी 2D है। ठीक है, अगर हम इस चीज को समझें तो बस आप इमेजिनेशन अपनी ये ध्यान में रखना, x y z 3 कोऑर्डिनेट है, अगर आप चल रहे हो और 3 में से 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं तो यकीन मानिए वहां पर मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशन। इनके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन को भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करिए ये एक सर्कल है, और सर्कल बेसिकली 2 एक्सिस से ही मिलके बनता है। ठीक है, x y या y z, है ना, 2 एक्सिस से मिलके बनता है। यहां पर मैंने आपको मैं यहां एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, सब समझेंगे। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है लाइक दिस,
मैंने बोला इसकी x में वैल्यू 1 है, y में इसकी वैल्यू -4 है और z में इसकी वैल्यू सपोज करिए आप 3 है, ठीक है। यानी ये अब हो क्या रहा है, ये यहां से चलना शुरू करता है और इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, लाइक यहाँ, ठीक है। ये चलता है इस पोजीशन पे पहुंच जाता है। देखने को मिला इसकी जो x में वैल्यू थी, ठीक है, जिसको हम 1 बोल रहे थे, ठीक है, वो वैल्यू वहां पर जाकर 4 हो चुकी है। y में जो इसकी वैल्यू थी, ठीक है, वो -4 से +4 हो चुकी है और जो आपकी वैल्यू z में थी वो 3 की कितनी है, 3 ही रह रही है। दैट मीन आपका a कोऑर्डिनेट ये वाला बदल गया, a कोऑर्डिनेट ये वाला बदल गया, पर जो z वाला कोऑर्डिनेट है ये नहीं बदला, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन 2 एक्सिस से मिलके बनता है। तो जब आप उस पर मूव करेंगे तो आपके 2 ही कोऑर्डिनेट बदलेंगे, तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, ठीक है। इसलिए सर्कुलर पाथ पर मोशन आपका कैसा कहलाता है, 2 डायमेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3 डायमेंशन। 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों के तीनों बदल गए, 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों के तीनों बदल गए, तभी आपका ये 3 डायमेंशनल माना जाएगा। लाइक पहला आप पॉइंट देखेंगे, मोशन ऑफ बॉडी इन स्पेस। देखिए स्पेस से क्या मतलब है, लाइक एरोप्लेन स्पेस में चल रहा है, या एयरक्राफ्ट की बात करते हैं जो हमारे लड़ाकू विमान है या जिसमें एस्ट्रोनॉट जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। स्पेस में आप हाइट अटेन कर सकते हो तो एक एक्सिस ये होगी, आप लेफ्ट राइट जा सकते हो एक एक्सिस ये होगी, और आप आगे पीछे जा सकते हो एक एक्सिस ये होगी। तो देखिए तीनों तरीके की मूवमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। तो जहां पर भी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में आप चल सकते हो, वहां पर आपका मोशन कैसा माना जाएगा, 3 डायमेंशन। जैसे मैं एरोप्लेन की बात करूं, वो ऊपर नीचे जा सकता है, आगे पीछे जा सकता है, लेफ्ट राइट जा सकता है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन बिल्कुल कर सकता है। अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये भी 3 डायमेंशन है, ठीक है। और एग्जांपल पे अभी हम आएंगे। और सेकंड पॉइंट में आप देखिए लिखा है व्हेन ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंज, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट अगर आपकी चेंज हो जाए तब भी आप 3 डायमेंशनल मोशन में ही माने जाए, ठीक है। एग्जांपल आप देखेंगे, फ्लाइंग ऑफ अ काइट, पतंग आपकी ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जा सकती है, तीनों कोऑर्डिनेट में जा सकती है, तो 3 डायमेंशनल मोशन करेगी, ठीक है। लिखते हैं मोशन ऑफ अ फ्लाइंग इंसेक्ट, ठीक है। अब देखिए फ्लाइंग इंसेक्ट क्या है, फ्लाइंग इंसेक्ट जो होगा वो भी आपके तीनों कोऑर्डिनेट का चेंज ला सकता है। जैसे वो x में जा सकता है, y में जा सकता है, हाइट में जा सकता है, मीन टू से वो हाइट अटेन कर सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, आगे पीछे जा सकता है, लेफ्ट और राइट जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये भी आपका इसी के अंदर माना जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द सरफेस, और आपसे पूछा जाए कि ये 2D में आएगा, 3D में आएगा या 1D में आएगा, तो देखिए क्रॉल का मतलब क्या है, वो रेंग रहा है, वो उड़ नहीं सकता। दैट मीन अब वो सरफेस पर रेंगेगा तो सरफेस 2 एक्सिस से बना है, ठीक है, या वो सरफेस को हम फिजिक्स में टेक्निकली भाषा में प्लेन बोल देते हैं, है ना। उसके ऊपर चलेगा तो 2 कोऑर्डिनेट को बदल सकता है, वो लेंथ वाइज भी जा सकता है, ब्रेड्थ वाइज भी जा सकता है। तो ये याद रखना, कभी भी पूछा जाए एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, इसको आप कैसे काउंट करेंगे, 2D। एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब मीन टू से मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिस में आपने देखा होगा ग्लोब होता है और वो एक स्फेरिकल बॉडी होती है, होलो स्फीयर होता है, ठीक है, ग्लोब, ठीक है। वैसे वो आपको पता है होलो स्फीयर जो है 3 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। तो सबको पता है सिंपल ग्लोब बॉल की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है। उसके ऊपर वर्ल्ड का मैप होता है, कई बार आपने देखा होगा। तो उसके ऊपर एक इंसेक्ट चल रहा है, क्या लगता है आपको, क्या वो 1 डायमेंशनल होगा, 2 डायमेंशनल होगा या 3 डायमेंशनल होगा? आप उसको सोच सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करके आप मुझे बताना, ये 1D होगा, 2D होगा
या 3D होगा, एन इंसेक्ट मूविंग ऑन अ ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखिए अब एक बड़ा ये टॉपिक है जो आज हम स्टडी करने वाले हैं, इसको डिटेल में आप सबने इसको पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, देन हम पॉइंट पे भी आते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है तो बड़ा सिंपल है। कभी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ठीक है, उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो सबसे छोटा रास्ता है, जो शॉर्टकट है, वही डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ज्यादा तामझाम में ना फंसे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछे तो आप सिंपल भाषा में बताएंगे। ठीक है, जो शॉर्टकट रास्ता होगा दो पॉइंट के बीच का, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, और फिर आपसे पूछे डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, असली का रास्ता। ठीक है, जिस पर ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट, कुछ एग्जांपल हम करेंगे जहां पर आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं आपका। डिस्टेंस क्या लिखा है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। ठीक है, जो आपका एक्चुअल पाथ है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, कहां से कहां, टेकन टू गो फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सोर्स जहां से आप चल रहे हैं ये मान सकते हैं, और डेस्टिनेशन जहां पर आपको पहुंचना है। तो सिंपल है, एक पॉइंट से जहां से आपने चलना शुरू किया, दूसरा पॉइंट जहां पर आपको पहुंचना है, इनके बीच का कैसा पाथ, एक्चुअल पाथ आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। कहता है लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सोर्स to the destination, or in other words the length of the shortest path। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो छोटे से छोटा रास्ता, जो शॉर्टकट होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, आप छोटा रास्ता ढूंढ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है, और जो एक्चुअल का पाथ है डिस्टेंस है। इसके रिगार्डिंग कुछ और चीजें हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं ये जो एक यहाँ पर लड़का खड़ा है, ठीक है, ये ए पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है? इफ अ बॉडी या इफ अ बॉय वॉक फ्रॉम बी टू डी, ठीक है, इसको बी से कहां पर जाना है? डी पर। ठीक है, इसको बी से कहां पर जाना है? डी पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बॉय है जिसको बी से लिखा हुआ है, इसको कहां से कहा जाना है? बी से डी पर। इन सर्कुलर पाथ, जाना सर्कुलर पाथ मतलब इसको क्या बोला गया भाई? इधर से चलना शुरू करना है, ठीक है, और यहां से चलते 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 कहां पर पहुंचना है? डी पॉइंट। ठीक है, अगर ये इस रास्ते का यूज कर रहा है तो वो डिस्टेंस है, पर जरूरी नहीं है कि ये इसी रास्ते से जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टकट आप बनाना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट यहां से यहां जाएगा, और जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इस आर्क के थ्रू जाने से बेटर शॉर्टकट क्या है कि ये स्ट्रेट है। तो मेरे लिए डिस्टेंस क्या है? ये बी से डी इस आर्क से जा रहा है, ये इसका डिस्टेंस है, और अगर ये सीधा यहां से यहां चला जाए तो वो उसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो उसको हम पाई आर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ये डिस्टेंस आएगा इसको हम किसके बराबर बोल सकते हैं? पाई इंटू आर। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपके डायमीटर के बराबर होगा 2r। बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल है, ठीक है, तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है जो आप लोगों से पूछी गई है, आई थिंक सबको आती ही होगी, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपको दिख रहा होगा, आपसे पूछा गया भाई ए से बी जाना है, ठीक है, और साथ ही साथ आप सॉल्व करते रहे। ए से बी जाना है, ठीक है, और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। तो देखिए अभी पीछे जो किया वो यही था,
अगर आप ऐसे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, लाइक दिस, तो ये आपका क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है। और अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये शॉर्टकट पाथ है, ठीक है। तो सिंपल सा है, पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर का होता है, इसका हाफ यूज हुआ है, तो सो सिंपल आपका जो डिस्टेंस आ जाएगा उसको ना लिखेंगे पाई आर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको आप किसके बराबर लिखेंगे, 2r। आई थिंक सबने इसको इजी कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है, और आप लोग भी इसको साथ के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए पॉइंट बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा डायमेट्रिकली अपोजिट है, ठीक है। जो आपके दोनों पॉइंट है ए और बी वो कैसे है, डायमेट्रिकल अपोजिट, ठीक है। तो उन तक आपको मतलब आपसे पूछा गया आप ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर जाएंगे, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएंगे तो इस कंडीशन में आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। बैक टू द स्लाइड। हाँ, तो आप इसको ट्राई करें, क्या इसका आंसर बनेगा। तो देखिए ए से बी जाना है डिस्टेंस, तो आप इसको फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको ए से बी जाना है, सिंपल है, ये वही आ गया एज इट इज सिंपल। अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस, तो वही आएगा आपका डिस्टेंस किसके बराबर माना जाएगा, आपका पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट आपका किसके बराबर माना जाएगा, 2r, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस बात को चूज करता हूं कि मैं यहां से यहां जाता हूं, ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस होगा। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। ये सबको पता है, पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर का होता है, और आप उस 2 पाई आर का कितना हिस्सा कवर कर रहे हैं, 4th पार्ट, है ना। तो डिस्टेंस निकालना यहाँ बड़ा इजी है। आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि पूरा जो आपका सर्कमफेरेंस है उसका 1/4 कवर हो रहा है। तो यहां से आपका जो डिस्टेंस है उसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, पाई आर बाय 2, ठीक है ना। जो आपका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस का आंसर आएगा पाई आर बाय 2। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ये जो है शॉर्टकट, इसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। पर इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहां से सेंटर तक जाए तो ये रेडियस के बराबर होगा, और यहां से सेंटर तक जाए तो ये भी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर। पाइथागोरस सबको आता है, ठीक है। और ये दोनों की जो लेंथ की वैल्यू वो भी आपको पता है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है ए से बी का, ठीक है। तो सो सिंपल आप बोलेंगे r² प्लस r² का क्या लिया जाएगा, √, ठीक है। और यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट सॉल्व होके आएगा वो कितना आएगा, ये बनेगा 2r² का √, से इसको हम कितना लिख सकते हैं, √2 ऑफ r, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का √2r। तो सो सिंपल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप कि आप साथ के साथ उसको देख रहे होंगे, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम्स है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कंप्लीट सर्कल करना, या तुमको मुझसे पूछे कंप्लीट सर्कल हो रहा है, डिस्टेंस बताइए, तो मैं बोलूंगा 2 पाई आर, और वहीं पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए कंप्लीट सर्कल में तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। तो आधा सर्कल है, पूरा सर्कल है, 3/4 सर्कल है, या 1/4 सर्कल है, ये मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं, ठीक है। बट जब बात आ जाए कि वो सर्कुलर पाथ में 30 डिग्री चला गया, 60 डिग्री चला गया, 60 डिग्री चला गया, या 120 चला गया, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, आपसे वो पूछे डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको वो ट्रिक यूज करनी है, और उसके थ्रू आप उसको जस्ट
हार्डली 5 सेकंड में आप आंसर निकालेंगे। कभी भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक आपको ट्रिक बताया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का ट्रिक क्या है आपका, इधर देख लीजिए, 2r sin थीटा बाय, ये ट्रिक है, ठीक है। आया कहां से, ये आप अभी नहीं कर सकते, जब आप वेक्टर को पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का आई थिंक शॉर्टकट ये आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। और जो ये आपको यहाँ ग्रीन लाइन दिख रही है ना, यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इससे कोई छोटा रास्ता नहीं है, ठीक है, यही सबसे शॉर्टकट है, ठीक है। कोई सोचे मैं ऐसे घूम के आऊंगा, ठीक है, तो वो शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्ग कट हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट पाथ है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है, और उसको निकालने के लिए आप स्ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। ये आया कहां से, ये आप वेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बताया जाएगा वेक्टर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर आप सीखेंगे कि किस तरीके से ये 2r sin थीटा बाय 2 आया, आप इसका यूज करेंगे और आपका आंसर आएगा 2r sin ऑफ 120/2 इनटू से 2r sin 60, ठीक है, और sin 2 आएगा, r आएगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आया दोस्तों, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा √3, ठीक है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, √3, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है। डिस्टेंस 360 डिग्री का आप एक चक्कर लगाते हैं ना, मतलब 360 डिग्री का रोटेशन होना ही तो एक कंप्लीट सर्कल होता है ना। 360 डिग्री के रोटेशन पर आप कहते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर हो, 2 पाई r एक कंप्लीट सर्कल को बोलते हैं। वो तब आता है जब आप 360 डिग्री की रोटेशन करें। अरे आप कितने की करनी है, सिर्फ 120, ठीक है। 120 डिग्री के रोटेशन पर आपका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों क्या करना है, एंगल 3 टाइम्स कम हो गया तो आपको करना क्या है, 2 पाई r के डिवाइड में आप क्या कर देंगे 3। तो देखिए कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये ट्रिक है आपकी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आप यहाँ पर 120 है, ठीक है, 60 आ जाता तो भी आप इसको इजीली कर लेते, ठीक है, या कोई भी एंगल यहाँ पर पुट किया जाता तो आप वहां पर पुट कर सकते, तो इस ट्रिक को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ मतलब डिस्टेंस तो यहाँ तुम्हें कोई पाथ नहीं बताया होगा, हाँ, तो डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे इधर, ठीक है, डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। डायगोनल्स जो आपकी, ठीक है, जो आपकी डायगोनल्स है, डायगोनल्स के अंदर आपके जो अपोजिट डायगोनल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो अपोजिट डायगोनल्स में आपका जो एक पॉइंट ए है और जो दूसरा पॉइंट बी है उनके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये स्ट्रेट जाना, ठीक है, यहां से वहां स्ट्रेट जाना, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा इसकी वैल्यू होती है √3 ऑफ ए, ठीक है, √3 ऑफ ए। अगर मैं हर साइड को ए ट्रीट करता हूं, ठीक है, तो मेरी जो ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आएगा, √3 ऑफ ए। और बहुत सारे एग्जाम्स में आप इसका डेरिवेशंस भी देखते हैं, ठीक है, जहां पे इसको प्रूफ किया जाता है, ठीक है। तो सीधा शॉर्टकट है, ये डायगोनल कितना होता है आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रॉड, what will be the displacement of point P in half rotation of the wheel on the rod। तो देखिए हाफ रोटेशन के बाद ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंचेगा और पॉइंट P कहां पहुंचेगा उसको देखते हैं। हाफ रोटेशन होने के बाद, ठीक है,
हाफ रोटेशन होने के बाद मैंने इसको इधर बनाया, ठीक है। देखिए दोस्तों, आधा रोटेशन का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट पी है ये घूमते 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 इधर पहुंचने वाला, मीन टू से आपका पॉइंट पी इधर शिफ्ट हो चुका, ठीक है। जो पॉइंट पी इधर से चला था वो पॉइंट पी उधर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये यहां से यहां तक कुछ हाफ रोटेशन के बाद वो कितना आगे जा पाएगा, तो हाफ रोटेशन के बाद वो उतना ही आगे जा पाएगा जितना उसका आधा सर्कमफेरेंस होता है, मीन टू से हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, पाई आर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है ये कितने का होता है, 2r। तो हाफ रोटेशन के बाद ये कितना आगे खिसक गया, पाई आर। ये सबको पता है कितने का होता है, 2r। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट P जो है इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बड़ा सिंपल है, आपको पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। और ये पाई आर है और ये 2r है, ठीक है। इसका यूज करके पाइथागोरस लगाना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है। आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो बनेगा पाई का स्क्वायर प्लस, देखिए सो सिंपल है इसको। अब कई बार क्या है, क्वेश्चंस को वो अलग अलग तरीके से मोल्ड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ हाफ रोटेशन बोला, ठीक है, वो कंप्लीट रोटेशन बोल सकता है, कंप्लीट रोटेशन बोल देता, तो आपका जो पॉइंट पी है वो यहाँ से 2 पाई आर आगे जाता, ठीक है। और पॉइंट भी आपका ऊपर नहीं आता, पॉइंट भी आपका कहाँ जाता, नीचे आ जाता, ठीक है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको 2 पॉइंट पे ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका इनिशियल पॉइंट क्या है और एक आपका फाइनल पॉइंट क्या है। इधर आपका ये जो है ये इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। तो दोस्तों इसको आप हमेशा याद रखें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसको हम करेंगे तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूं कि मैंने दोनों में से कॉमन जो है r का स्क्वायर इनटू से r को बाहर निकाल लिया, और इधर जो आपका आंसर है वो ये बन गया, ठीक है। हाँ, तो ये आपका आंसर रहेगा, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, जिस बच्चे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है वो यहाँ से हो जाए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया कि कौन कौन केस पॉसिबल है, कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। क्या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशियो 0 पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, क्या ये आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है। उसको करने से पहले मैं कुछ चीज आपको यहाँ पर इजीली बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए आपको एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। सपोज करिए ये पॉइंट ए है और यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट बी है। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट इधर था, वो ए से कहां पर जा रहा है, बी पर, और जो ये डिस्टेंस है ए से बी का वो है 5 मीटर। वो कितना है, 5 मीटर। पहला केस हम कर रहे हैं, तो देखिए आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता है ए और बी के बीच का शॉर्टकट पाथ। क्या इससे कोई और शॉर्टकट है? नहीं है, ठीक है। तो याद रखें इस केस के अंदर आपका जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर लिखा जाएगा, 5 मीटर। और क्योंकि शॉर्टकट जो डिस्टेंस है वही शॉर्टकट है, कोई और शॉर्टकट पॉसिबल ही नहीं। आप सोचे मैं ऐसे घूम के जाऊंगा तो शॉर्टकट नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 मीटर। और दोस्तों अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो मेरा आंसर इधर से कितना आएगा, 1, ठीक है। 1 मीटर जो मेरा आंसर आएगा वो 1 मीटर आएगा। मिनटों से क्या जो एक आएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए क्या 1 वैल्यू पॉसिबल है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट है, और रिवर्स कर दे
रिवर्स करने का मतलब वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर रखने और डिस्टेंस नीचे रखने, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। तो आपसे कोई पूछे आंसर 1 कब आएगा, इनके रेशियो का आंसर 1 कब आएगा? एक ही रीजन है, एक ही जवाब है, जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू दैट डिस्प्लेसमेंट इज 1, या द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू दैट डिस्टेंस, ठीक है, इज 1। तो कुछ भी कर लीजिए, रेशियो डिस्टेंस को ऊपर लो, ये डिस्टेंस को ऊपर लो, डिस्प्लेसमेंट को नीचे, या डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लो, डिस्टेंस को नीचे, हमेशा आंसर आपका कितना आएगा? 1। और केस देखते हैं, केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 में क्या किया जा रहा है, वही 2 पॉइंट है आपके, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने लिख दिया 5 मीटर। ऑब्जेक्ट क्या करता है, देखिए 5 मीटर आगे जाता है, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट है 5 मीटर कहां जाता है? आगे, और फिर पीछे की तरफ चलता है कितना? 3 मीटर। तो दोस्तों देखिए एक्चुअल पाथ कितना, एक्चुअल पाथ क्या? मैं अगर आप पूछूं आपसे मेरा डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस आपका कितना है? 5 आगे गया, 3 पीछे, तो डिस्टेंस आपका कितना आएगा? 8 मीटर। और व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए याद रखना, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, 5 गए आपने प्लस का लिया, तो 3 वापस आ रहे हो, तो 3 को माइनस का लेना है, 5 में से 3 गए, आपका आंसर कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर आप 2 मीटर लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और आप यहाँ आके रुके हैं, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? फाइनल। 5 आगे गया, 3 वापस आया, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी कितने की बची भाई? 2 मीटर की। ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर डिस्टेंस आपका 8 है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका 2 है। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो ऑब्वियस है, या तो मैं ये कह सकता हूं मेरा आंसर 1 से बड़ा है, क्योंकि आंसर 4 बनेगा जो 1 से बड़ा है, या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मेरी डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो भी आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, आएगा प्लस। तो क्या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का आंसर पॉजिटिव आ सकता है? बिल्कुल है। पलटी मार दो, पलटी मारने का मतलब डिस्प्लेसमेंट को ऊपर लिख लो और डिस्टेंस को आप कहां लिख लेंगे? नीचे, ठीक है। आपका यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो भी आएगा 1 से कम आएगा, जो भी आएगा पर आएगा प्लस, ठीक है। तो क्या इनकी पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है? तो पॉजिटिव वैल्यू बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? अगर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन में 0 लिखा है, प्लस का 1 लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखा हो, ठीक है। 5 वहां पर ऑप्शन दिए गए, ठीक है। थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या है? ए से चला बी 5 मीटर, बी से चला ए, ये भी कितना मीटर है? 5 मीटर। अब मुझे दोस्तों एक बात बताइए, आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है? तो डिस्टेंस आप देख सकते हैं, डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है? 10 मीटर। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? तो आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं 0 मीटर। को आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? क्योंकि जहां से चला लौट के वहीं आ गया। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? 0। अगर इनका रेशो किया जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या है? इनफाइनाइट। तो क्या इनफिनिटी आंसर है? पर सिर्फ और सिर्फ तब जब डिस्टेंस ऊपर हो, डिस्प्लेसमेंट कहां हो? नीचे। इसका रिवर्स कर देते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रख देते हैं और डिस्टेंस को कहां रख देते हैं? नीचे। तो ये 0 डिवाइडेड बाय 10 आएगा और यहां पर आप देख लेंगे आपका आंसर 0 बनेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0 हो सकता है, इनफिनिटी कभी नहीं हो सकता। और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इनफिनिटी तो हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? 0 तब होगा जब यहां पर 0 हो और नीचे 5 7 कुछ भी, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा। याद रखें एक बात और, डिस्टेंस
जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस तरीके से रिलेट है, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नहीं तो ज्यादातर केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ज्यादा होता है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जीरो दे सकता है आंसर, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट जीरो, इंफिनिटी आंसर दे सकता है, पर ये आंसर में जीरो नहीं दे सकता। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि यहां जीरो आ जाए और यहां 10 आ जाए? क्या ये पॉसिबल है? अगर आपका डिस्टेंस जीरो है और आपका डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो इसका मतलब तो क्या होगा कि डिस्टेंस छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा है। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो दोस्तों याद रखिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का आंसर इनफाइनाइट तो पॉसिबल है, पर जीरो पॉसिबल नहीं। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का आंसर जीरो तो पॉसिबल है, पर कभी ये ऐसा नहीं हो सकता कि 10/0 हो जाए। क्यों? अगर डिस्प्लेसमेंट 10 हो जाए, डिस्टेंस 0 हो जाए, तो डिस्टेंस छोटा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई इनफिनिटी बोले तो इनफिनिटी पॉसिबल नहीं, ठीक है ना। तो इनका रेशियो हमेशा, मतलब किस किस का, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा इनफिनिटी देगा, मतलब दे सकता है, हमेशा नहीं। कई चांसेस है जहां दे सकता है, केसेस है दे सकता है, पर ये कभी जीरो नहीं देगा। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का रेशियो जीरो दे सकता है, पर कभी इनफिनिटी नहीं दे सकता। ठीक है, और केसेस देखते हैं, एक लास्ट केसेस में और हम ट्राई करेंगे, उसको आप देखिए। और अभी आपको बताया जाएगा, बैक टू द पीपीटी जाएंगे हम, पहले इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आपका अगला केस देखेंगे, लास्ट केस है, और फिर आपका जो 7th क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है, उस पे जाएंगे। वही ए पॉइंट, बी पॉइंट, और अब की बार दोस्तों ये सी पॉइंट। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस 5 मीटर, बी से सी का डिस्टेंस मैंने बोला कितना मीटर, मैंने इसको मान लिया 7 मीटर। अब समझिए बात, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो बड़ा आसान है, 5 आगे 7 पीछे, तो टोटल कितने मीटर हो गया, 12 मीटर। ठीक है, और बात करें अगर किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताया, उस साइड गया प्लस का 5 लिया गया, इस साइड आया तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और अभी आप पढ़ेंगे आगे, वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है। इस साइड जाने का प्लस का 5 ले रहे हैं, तो वापस आने का आपको माइनस का 7 लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2 मीटर। रेशो करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रेशो ही पूछा गया। अगर मैं दोस्तों तुमसे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट पूछूं कि ऊपर डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेसमेंट, मेरा आंसर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस आया है 12, डिस्प्लेसमेंट आया है कितना, माइनस का 2, आंसर आएगा माइनस का 6। ठीक है, आंसर आएगा माइनस का 6। अगर मैं इसकी पलटी मारता हूं, ऊपर डिस्प्लेसमेंट और नीचे किसको पुट करता हूं, डिस्टेंस को, तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 12, और आंसर आएगा कितना, माइनस का 1/6। कुछ भी हो, क्या दोनों नेगेटिव दे सकते, बिल्कुल दे सकते। तो देखिए, इन दोनों के रेशियो नेगेटिव दे सकते, इन दोनों के रेशियो पॉजिटिव दे सकते, इन दोनों के रेशियो एक भी दे सकते, पर जीरो और इन्फिनिटी पे लोचा है, वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अब स्क्रीन पे जाते हैं, बैक टू द स्क्रीन।
तो देखिए 7th क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। 7th क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, उसमें आपसे पूछा गया था कौन कौन से रेशियो पॉसिबल है, कौन से नहीं, तो उस पर जाते हैं। तो देखिए आपकी कौन कौन से रेशियो पॉसिबल है, कौन कौन से रेशियो पॉसिबल है। देखिए जैसे कि आपको बताया गया, क्या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 0 हो सकता है। तो एक आपका क्वेश्चन था, देखिए 0 तब आएगा ना, 0 ये आंसर कब आएगा, 0 ये आंसर तब आएगा जब ऐसा कुछ लिखा हो कि 0 डिवाइडेड तो 0 आ जाएगा। पर ऐसा पॉसिबल है, पीछे हमने किया अच्छे से। ऊपर 0 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट बड़ा, डिस्टेंस छोटा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो 0/10 की कंडीशन पॉसिबल है और इससे 0 आंसर आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सा है पॉइंट, जब जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्टेंस 10 हो सकता है, आंसर 0 पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ओके। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल है, मैंने आपको करवाया था। आंसर 1 भी पॉसिबल है। क्या दोनों पॉजिटिव दे सकते हैं, एक केस पीछे आया है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है। क्या दोनों नेगेटिव दे सकते हैं, नेगेटिव भी पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है, इनफिनिटी। क्यों नहीं है उसका आप समझिए। इनफिनिटी आंसर तब आता है दोस्तों जब ऐसा कुछ लिखा हो 10 डिवाइडेड बाय 0, डिस्प्लेसमेंट 10 आ जाए, डिस्टेंस 0 आ जाए तो आपका आंसर इनफिनिटी आ जाएगा। पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं, ठीक है। इस पर आते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट के क्या ये आंसर आएंगे। देखिए जैसे कि सब में +1 पॉसिबल है, मैंने पीछे बताया, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। इनफिनिटी और 0 की बात करते हैं, 0 तब आएगा जब ऐसा लिखा हो, और इनफिनिटी तब आएगा जब ऐसा लिखा हो। 0/10 क्या पॉसिबल है। अगर 0 डिस्टेंस की जगह आए और डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना है आपका 10, ठीक है, ये आंसर 0 तब आ जाएगा। पर डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। आप 5 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे आए, तो टोटल जो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, ठीक है, 10 मीटर का। पर वहां पर क्योंकि आप 5 मीटर आगे आए, 5 मीटर पीछे आए, जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी फाइनल हो गई, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। तो ये पॉसिबल है, इससे आंसर इनफिनिटी आएगा। तो इनके रेशियो में देखिए आप क्या पॉसिबल नहीं था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस में इनफिनिटी पॉसिबल नहीं, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट में 0 पॉसिबल नहीं। तो देखिए दोस्तों ये काफी बेसिक केस है जो आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे जो टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपने अच्छे से राइट डाउन किया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।